हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के फिजिक्स का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। यदि आप ये 40 क्वेश्चन बना लेते हैं तो समझ जाइए कि आप फाइनल परीक्षा जो आपका फिजिक्स का 21 तारीख को होने वाला है उसमें से भी आपका 40 में से 40 आराम से आ जाएगा, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 17 तारीख और 18 तारीख को, 17 और 18 मई को हमारा 2 वीडियो अपलोड होगा 100 क्वेश्चन का। बस आपको इतना पढ़ लेना है जिसके बाद आपका 40 आना तय हो जाएगा, 40 में से 40, ठीक है। यदि जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हम और ज़्यादा तैयारी करें तो हम आपको पिछले 5 सालों में क्या क्या पूछा गया है 100 और फिर 5 हम खुद का अपना मॉडल सेट आपको बनाकर दे चुके हैं। तो आपको मात्र ये 10 वीडियो देख लेना है, उसके बाद आपकी तैयारी तो 100% हो जाएगी, है ना। तो हम लोग बिना समय गवाए हम लोग सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग थोड़ा सा स्पीड चलेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि भैया थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताइए, है ना। तो कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी थोड़ा बताते हैं, लेकिन हाँ ऐसा बताएंगे कि समझ में 100% आ जाएगा, ठीक। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, किसी को टेंशन नहीं लेना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज यानी कि विद्युत चुंबकीय बल है। तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ना, वो आपका अट्रैक्टिव एंड एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर होता है, यानी कि वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण जो होता है वो दोनों प्रकार का उसमें गुण पाया जाता है ना। तो पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है कि 1 फेर्मी इज इक्वल टू 1 फेर्मी इक्वल टू क्या होगा, यानी कि 1 फेर्मी बराबर क्या होता है। तो आपको बता दें कि 1 फेर्मी बराबर होता है 10⁻⁵ मीटर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 फेर्मी में होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। दूसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पारसेक इज अ यूनिट ऑफ, यानी कि पारसेक मात्रक है। तो आपको पता है कि पारसेक जो यूनिट है वो डिस्टेंस का है ना, यानी कि दूरी का मात्रक है। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि 1 AMU इज इक्वल टू, AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर, जिसको हम लोग 1 यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। हम इसको बता चुके हैं, इसका वैल्यू पिछले वीडियोस में हम जो हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। यानी कि 1 यूनिफाइड मास जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻27 kg, यानी 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है, यानी कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दी प्रेशर इज, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यानी दाब का विमीय सूत्र क्या होगा, है ना। तो थोड़ा हम समझा देते, देखिए प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। फोर्स का होता है आपका MLT-2, यही होता है। और एरिया का होता है आप लोगों का क्या, L स्क्वायर, यही ना होता है L स्क्वायर। ये जब L स्क्वायर ऊपर में जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा L⁻⁻², ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे L⁻⁻² और यहाँ पे L⁻+1, कुछ नहीं तो +1 है, तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे बेस सेम है इसका, तो पावर जुड़ेगा, तो +1 में यहाँ पे -2 जुड़ेगा तो बचेगा -1, यानी बन जाएगा इसका M L-1 और T-2, है ना। तो ऐसा आंसर हम लोग का है M L-1 T-2। तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए में लिखा हुआ है M L-1 और T-2। कोई दिक्कत है, यानी दाब का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है। देखिए हम प्रयास करते हैं कि पूरा आपको एक्सप्लेन करें, ऐसा नहीं कि खाली आपको ऑप्शन नंबर बता दें और निकल जाएं, ऐसा नहीं करते हैं हम हमारे तरफ से जितना ज़्यादा हो सकता है आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और तो खैर इधर बातें नहीं करेंगे, हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि इफ मैन गोज 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, कहता है कि देन हिज डिस्प्लेसमेंट इज, यानी कि एक व्यक्ति है जो 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, एक व्यक्ति है चलो 10 मीटर उत्तर की ओर गया, उत्तर इधर ना होता है ऊपर की तरफ, 10 मीटर गया, फिर कहता है कि तथा 20 मीटर पूर्व की ओर, फिर यहाँ से 20 मीटर जाता है कहाँ, पूरब की ओर, ठीक है। तो कहता है कि तब इसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछ रहा है। देखिए ऐसा हमको ये ऐसा नहीं बन गया ये समकोण त्रिभुज के जैसा, राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा, और ऐसा जब बनता है तो हम लोग इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमको निकालना है इस टाइप का भुजा, यानी कि साइड, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में ये हमारा क्या बन जाएगा, कर्ण, यानी हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं, होता है हाइपोटेनस का फॉर्मूला आपका √अंडर, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, किसी को भी दोनों में परपेंडिकुलर मान सकते हैं, 10 को मान लेते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, फिर होता है बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 100, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, कुल मिला के सॉल्व करेंगे तो √अंडर आ जाएगा कितना 500, ठीक है। अब इसको आराम से आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो लगभग आ जाएगा 22.5, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 22.5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि a cyclist moving on a circular track of radius 40 meter completes half
रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड। कहता है कि इट्स एवरेज वेलोसिटी, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 40 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय मार्ग पर एक साइकिल चालक आधे चक्कर में को 40 सेकंड में पूरा कर लेता है, तो कहता है इसका औसत वेग क्या होगा। बोलता है कि मान लेते हैं एक वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है। कहता है कि इसका रेडियस जो है वो है 40 मीटर। कितना है बाबू? 40 मीटर। तो कहता है कि इसका रेडियस है 40 मीटर, तो ये जो है वो आधा चक्कर लगाता है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ गया, मतलब आधा चक्कर मतलब यहाँ तक गया होगा, है ना। तो कहता है कि आधा चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। कितना में? 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। तो कहता है कि इसका औसत वेग क्या होगा। और आपको पता है कि औसत वेग का फॉर्मूला होता है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। औसत वेग बराबर है ना, यानी कि ये विस्थापन कितना हुआ और बटा समय। तो विस्थापन करेगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, इधर 40 है तो इधर 40 दूनी 80, यानी इसका विस्थापन है 40 मतलब 80 मीटर मान लेते हैं। कितना है? 80 मीटर। और इसमें से लिया गया समय कितना है? 40 है। तो काटेंगे तो 40 दूनी कितना हो जाएगा? 180, यानी इसका जो आपका औसत वेग आ जाएगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा बाबू? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी 7 का सही आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर सी। इससे इजी बताइए। कुछ क्वेश्चन है, बहुत कोई क्या आता है ना कि देखते न्यूमेरिकल और उससे डर जाएंगे, है ना। आपका ये भाई है और आपको डर लग रहा है, तो फिर आखिर ये भाई किस काम का है कि नहीं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये भी आसान है थोड़ा सा, भले आपको लग रहा होगा डर। कहता है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन इतना, है ना। यानी कि एक पार्टिकल से जो मोशन कर रहा है उसका इक्वेशन हमको इक्वेशन के रूप में दे दिया उसका मोशन, ठीक है। जहाँ पे ए इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है इट्स इंस्टेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड विल बी, यानी कि उसका इंस्टेनियस वेलोसिटी यानी कि उसका क्षणिक वेग जो होगा वो टी बराबर 3 सेकंड पर क्या होगा। यानी किसी कण की चाल समीकरण को इतना द्वारा बताया गया है, जहाँ पे ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तब इसका जो क्षणिक वेग होगा, तब क्षणिक वेग वो टी बराबर 3 सेकंड पर क्या होगा। देखिए आराम से हमको बनाना है। देखिए यहाँ पे एक्स बराबर दिया ना, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। हम आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बता देंगे। देखो डी एक्स बाय डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे ए टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ ये आ जाएगा, प्लस बी टी को स्क्वायर को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा बी, और यहाँ पे टी हो जाएगा। फिर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, इसको जो आपको है खुद बनाना है, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो आना चाहिए नियम से वो आ जाना चाहिए आपका 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हम क्या करेंगे ना, आपको जो है वो जो भी 2 3 4 इसमें आएगा न्यूमेरिकल, उसको एक पर्सनल वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या कहता है? कहता है कि द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। अब कितना सिंपल है। कहता है कि जो एरिया होता है एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का, वो हमको क्या देता है, यानी त्वरण समय ग्राफ के जो अंतर्गत क्षेत्र आता है वो हमें क्या देता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए वेग में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v2 माइनस v1 बाय टाइम, यही ना होता है। तो हमको दिया है कि एरिया और टाइम का ग्राफ है, तो एरिया और टाइम का ग्राफ हमको क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा। यही कह रहा था वेलोसिटी का टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ तो क्या देता है? एरिया देता। ये आपको सिखा चुके हैं कि नहीं? बहुत आसान है चीज़ें बाबू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेग में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना एक्सप्लेन करके समझाते हैं। कहता है 10वां नंबर क्वेश्चन, कहता है एक वाहन किसी एल दूरी के आधे भाग को v चाल के साथ तथा अन्य आधे भाग को v2 चाल के साथ तय करता है, तब इसका औसत चाल। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। कहता है कि एक बाईसाइकिल है जो l डिस्टेंस को v1 यानी कि कुल मिला के समझ लीजिए कि डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है मान लो l, कितना है टोटल डिस्टेंस? l है, ठीक है। तो कहता है कि वो आधा डिस्टेंस यानी कि l/2 वो v1 के स्पीड से, और यहाँ पे आधा डिस्टेंस यानी कि फिर बच गया जो l/2 वो v2 के स्पीड से तय करता है। तो इसका औसत जो होगा वो स्पीड क्या होगा, यानी एवरेज इसका चाल क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल क्या हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आज आपका सही आंसर हो जाएगा 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, यानी कि 10वां का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस पर हम क्वेश्चन भी आपको हम शायद पिछले वीडियो में कराए थे, मतलब इसके पिछले वीडियो में, है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारा याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो और आसान क्वेश्चन है। क्या बोलता है? कहता है 2 कार ए एंड बी रनिंग इन अ वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। कितना सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है। कहता है कि इफ बोथ आर मूविंग ईस्टवर्ड, यानी कि कहने का मतलब कि 2 कार है, एगो कार ए है और एगो कार बी है, ठीक है। दोनों कार का जो वेलोसिटी यहाँ पे दी है, ए कार का वेलोसिटी यहाँ पे है 60 किलोमीटर पर आवर और बी कार का वेलोसिटी है 45 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन करा चुके हैं। कहता है इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ईस्टवर्ड, यानी दोनों ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो आपको पता है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी आपस में घट जाएगा। तो 60 में 45 घटेगा तो बताओ कितना बचेगा,
है ना, 15 बचेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, यानी 11 का सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। यही यहाँ पे कार कहीं उल्टा चलता, स्पीड यहाँ पे सेम रहता, मतलब सेम टू सेम रहता, यहाँ पे ये नहीं बोलता कि बोथ आर मूविंग ईस्टवर्ड, यानी कि नहीं बोलता कि दोनों ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, बोलता है एक ईस्ट चल रहा है और दूसरा वेस्ट चल रहा है, तो इन दोनों का जो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाता। कोई दिक्कत है समझने में, यानी इन दोनों का वेलोसिटी ऐड हो जाता, तब हमको मिलता है रिलेटिव वेलोसिटी। कोई दिक्कत, चलिए, तो इसलिए हम दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता दें, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर। ये भी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। कहता है कि इन चारों में से कौन हमारा नल वेक्टर का प्रॉपर्टी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है। देखिए ये में हम लोग शून्य वेक्टर को जोड़ेंगे, नल वेक्टर को जोड़ेंगे तो यही देगा, ये तो सही है। हम लोग लेमड़ा इंटू शून्य करेंगे तो शून्य देगा, ये भी सही है। कहता है कि लेमड़ा शून्य इंटू ये हमको ये कभी नहीं देगा, ये हमारा गलत है, और ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं ना, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान होने वाला है आपका एग्जाम में, आप 40 में से 40 आने वाला है। जब तक आपका ये भाई आपके साथ है, आपको फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, धरती में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको से आपको डर लग सकता है। कहता है कि इफ ये इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, यानी कि ये कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया, यानी कि मोड ए का वैल्यू दे दिया कितना, 5 दे दिया, कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। कहता है कि ड्यू ईस्ट, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की ओर है, तो कहता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर माइनस ए। कहता है कि माइनस ए का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो इस जो 13 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 यूनिट ड्यू टू वेस्ट, है ना, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लग गया। क्या लग गया, पहले यहाँ पे था मैग्नीट्यूड ऑफ ये, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये का वेक्टर था वो था ये, ठीक है, मतलब कि ये वेक्टर दे दिया इधर, तो बोलता है कि इसका माइनस ए वेक्टर क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। आपको पता है ना कि माइनस लगता है, तो इधर इसका डायरेक्शन ईस्ट है तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट। बहुत सिंपल है, इस सब में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कहता है कि यदि पूर्व की ओर सदिश ए का परिणाम 5 इकाई है, तो कहता है कि माइनस ए दिशा वाले सदिश का परिणाम, और दिशा क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका जो परिणाम होगा वो तो 5 रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा ना, लेकिन हाँ डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा क्योंकि माइनस लग गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछने वाला है, बिल्कुल भी नहीं डरना आपको। ठीक है, देखिए आपको हमको लगता है कि शायद एक ऐसा कोई ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जो पूरा फिजिक्स, है ना, पूरा क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री को इतना बेहतरीन ढंग से आपको समझा सकता है ना। तो खैर कोई बात नहीं, ये आप लोगों का प्यार है कि हम इतने प्यार से आप लोगों को पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि प्रक्षेप के उड़यन काल TF तथा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का काल जो है वो TM है, तो के बीच में कैसा संबंध होता है, यानी कि द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज TF, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट है जो प्रोजेक्टाइल मोशन का वो TF है। तो कहता है इसका टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जो इसका मैक्सिमम हाइट का जो रीच करता है वो हमको हमारा TM है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, यानी कि हमको पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट और रिलेशन बिटवीन रीच द मैक्सिमम हाइट, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो इसका आपको डायरेक्ट याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, दोनों से मतलब जो होता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट वो डबल होता है किसका, तो आपका टाइम ऑफ मतलब मैक्सिमम हाइट का, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे जो TF हो जाएगा वो यहाँ पे डबल हो जाएगा किसका, TM का। कोई दिक्कत है, यानी कि यहाँ पे TF किसका डबल होता है, तो TM का। तो डबल जब होता है तो इक्वेशन ऐसे उल्टा ना बनेगा, समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे TF क्या है हमारा ज्यादा है, किससे, TM से, वो भी कितना ज्यादा है, तो डबल है, तो इसका इक्वेशन बनेगा TF इक्वल टू 2TM। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको एकदम याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पथ में घूम रहा एक कीड़ा समान रूप से गति करता है तथा 100 सेकंड में 7 चक्कर पूरे कर लेता है, तो कीड़े का रेखीय गति क्या होगा, यानी कि इसका लीनियर स्पीड पूछ रहा है ना। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। ठीक है, तो ये लगाता है कितना, 4 चक्कर, कितना चक्कर लगाता है बाबू, 4 चक्कर, और कितना समय में लगाता है, 100 सेकंड में। तो ऊपर में हम लोग देखेंगे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और नीचे हम लोग भागा दे देंगे किससे, 100 से। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, देखिए यहाँ पे इसका जो त्रिज्या है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका परिधि निकालेंगे, यानी कि ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे, 2πr से, और उसको फिर गुना कर देंगे 7 से, है ना। समझ में आ रहा ना, कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल है। तो हम लोग सीधा इसका आंसर आपको बता देते हैं। ठीक, आप बना लीजिएगा ना, बना लीजिएगा तब आगे बढ़ेंगे। इसका सही आंसर वैसे ऑप्शन नंबर बी हमारा आना चाहिए। ठीक, कॉन्सेप्ट बता दिए कैसे करना है। सो हाँ, 2πr से हम लोग को इसका निकाल लेना है क्षेत्रफल, उससे 7 से गुना कर देना और भागा दे देना 100 से। बहुत ईजी है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर एक ट्रेन के फर्श पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गिर रहा है। पत्थर पर कार्यशील कुल बल होगा, यानी कि स्टोन ऑफ मास 1 kg लाइंग ऑन अ फ्लोर, है ना, ऑफ अ ट्रेन विच द एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहता है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इज, है ना।
यानी कि हमको यहाँ पे नेट फोर्स पूछ रहा है, एफ बराबर है ना, और हमको मास दे दिया है कितना 1 और एक्सेलरेशन दे दिया 1। तो आपको पता है एफ बराबर क्या होता है एम ए, तो मास का वैल्यू 1 है और एक्सेलरेशन भी 1 है, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, यानी नेट फोर्स भी कितना लगेगा 1 न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए इससे सिंपल कुछ है धरती में? कुछ नहीं है ना, हर एक चीज़ें बहुत आसान है। जब तक ये भाई है तब तक तो आपको डरना नहीं है। कहीं जो कोई डर रहा होगा, हम बोले थे ना पिछले वीडियो में कि कसम दे देंगे उसका वाला, तो इसलिए डरना नहीं है ना बाबू, कसम दे देंगे फिर रोना पड़ेगा झूठ मूठ में, तकिया एकदम भींग जाएगा आपके आंसू से और फिर वो छोड़ के चल जाएगी, नहीं जाएगी ना, बद्दुआ नहीं देंगे बाबू, है ना। जिसको नहीं है भगवान करे उसको भी मिल जाए, है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है साइकिल सवार मुड़ते हुए, आराम से पढ़ना यार कहाँ कहता है कि साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक जाता है, इसका क्या कारण है? यानी कि साइकिलिस्ट बेंड वाइल टेकिंग रन टू, यानी कि जब साइकिल चलाने वाला जो है वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, यानी थोड़ा झुक जाता है। तो इसका मेन कारण क्या है? तो इसका जो 17 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। यानी कि आवश्यक अभिकेंद्री बल के उत्पन्न होने के कारण, यानी कि सेंटीपिटल फोर्स के कारण क्या होता है कि कोई साइकिलिस्ट जो होता है वो अचानक झुक जाता है। यानी कि मान लेते हैं जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो कहीं घुराट आता है ना, जिसको बोलते हैं टर्निंग, तो टर्न लेते हैं ना तो आप इधर झुक जाते हैं। तो इसका मेन कारण क्या होता है, वहाँ पे लगता है सेंटीपिटल फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल, है ना, तो उसी कारण झुक जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए हमारा जितना ज़्यादा एक्सप्लेन हो पाता है आपको करते हैं बाबू, आपको समझ में आ रहा है तो लास्ट में देखिए, अभी नहीं बीच में डिस्टर्ब करेंगे आपको, लास्ट में वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, कहीं अच्छा लगता होगा वीडियो तब, है ना। बाकी इतना ज़्यादा प्यार दे रहे तो अच्छा तो लगता ही होगा, है कि नहीं। चलिए क्या बोल रहा है, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन बोलता है किसी मेज पर एक पुस्तक रखी गई है, कहता है मेज पर पुस्तक की क्रिया एवं पुस्तक पर मेज की प्रतिक्रिया के बीच में कितना कौन होगा? कितना सिंपल है, कहता है बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल, कहता है कि एक कोई टेबल है, एक मान लेते हैं चलो अच्छा यहाँ से एक टेबल है, कहता है इस पर एक बुक रखा गया, ठीक है, चलो एक बुक रखा गया, तो कहता है कि जो इस बुक पर एंगल होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्शन ऑफ द बुक ऑन द टेबल एंड द रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन दी बुक, यानी कि ये जो बुक होगा और ये जो टेबल होगा इसके बीच में कितना का एंगल बनेगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बता दो कितना का एंगल बनेगा, जल्दी बताओ कितना का बनेगा, 180 का बनेगा कि 0 का बनेगा, जल्दी बताओ। इसका सही आंसर बताओ क्या हो जाएगा, 180 का होना चाहिए ना। वैसे नियम से हो जाना चाहिए 0 डिग्री, क्या हो जाना चाहिए 0 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला है और यहाँ पे देखिए यहाँ रहता तो 1 डिग्री होता, यहाँ पे दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए 0 डिग्री। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये क्लियरिफाई करके आपको आंसर बताना है, ठीक है, बता दीजिएगा पक्का, छोड़ दें आपको। चलिए देखिए ये आज तक हम छोड़ रहे हैं, है ना। आपको पता है कि परसों से हमारा 100 क्वेश्चन का 2 वीडियो आने वाला है, यानी कि 17 तारीख को 100 क्वेश्चन का एक वीडियो और 18 तारीख को जो होगा वो 100 क्वेश्चन का एक वीडियो आने वाला है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अब आपको उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल होगा या फिर बिना न्यूमेरिकल होगा, एकदम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? सो हाँ, तो आज हम आज भर छोड़ दे रहे हैं बाकी। ठीक है, कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड, कितना सिंपल है, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं? तो उसको शायद क्या बोलते हैं बताओ, बल और विस्थापन, यानी एफ इंटू एस, बताओ एफ एस क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बताओ क्या होता है, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, वर्क डन होता है, क्या होता है, वर्क डन होता है ना बाबू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए इससे सिंपल क्वेश्चन है कुछ, बहुत आसान पूछने वाला, आपका एग्जाम बेहतरीन जाने वाला। चलिए हम लोग सामने देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन कितना आसान है, कहता है कि एक लड़का 20 सेकंड में 1 मीटर ऊंचाई तथा 1 किलोग्राम के एक द्रव्यमान को उठाता है, तो लड़के की शक्ति क्या होगा? यानी कि हमको बोल रहा है कि पावर ऑफ द बॉय क्या होगा, जब बॉय 1 kg का कोई जो बॉडी है उसको 1 मीटर जो है वो उठाता है कितना में, 20 सेकंड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पावर का फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, यही ना होता है। अब लेकिन यहाँ पे हाइट पर उठा रहा है, तो हाइट पर जब भी उठाता है तो आपको हम बता चुके हैं कि वो हो जाता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और उसका फॉर्मूला होता है mgh/t। अब वैल्यू आपको बैठा देना, सॉल्व कर लीजिएगा। मास हम लोग का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 kg बैठा देंगे। ग्रेविटी का वैल्यू देखिए, जी का वैल्यू 10 दिया, ठीक है, तो वहाँ हो जाएगा 10, और नीचे यहाँ पे हाइट दे दिया आपको कितना, तो हाइट दे दिया आप लोगों का कहाँ गया 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे बैठा देंगे, और हम लोग का टाइम दे दिया कितना बाबू 20 सेकंड, तो हम लोग हर एक चीज़ को बैठा देंगे, तो सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 0.5 वाट होना चाहिए ना। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि m द्रव्यमान वाले भी चाल के किसी दीवार से टकराती तथा समान चाल से जो है वापस लौटती है, यदि दीवार के द्रव्यमान को अनंत माना गया है, तब दीवार पर गेंद द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि यहाँ पे एक बॉल है जिसका मास m है, ठीक है, वो टकराता है v स्पीड से, कहाँ, तो एक दीवार से, चलो एक दीवार से टकराता है v स्पीड के साथ, और उसी स्पीड के साथ वो क्या हो जाता है, फिर रिटर्न आ जाता है, क्या हो जाता है, रिटर्न आ जाता है। तो कहता है कि यहाँ पे हम लोग जो मास है किसका, तो मास जो है आप लोगों का यहाँ पे
कहाँ चल गया, मास जो है वो दीवार का वो अनंत मानते हैं, तो कहता है कि जो काम करेगा, वर्क डन होगा बाय द बॉल ऑन द वॉल, तो ये जो है ये दीवार इस बॉल पे वर्क करेगा वो किसके बराबर करेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। इस पर कहाँ कोई वर्क करेगा, कोई वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है ना, एम ए होता है, कोई चेंजिंग आ नहीं रहा वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा 0, तो कुल मिला के आ जाएगा 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि निम्न में से किसके लिए द्रव्यमान केंद्र पिंड के बाहर स्थित होता है ना। आपको पता है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास होता है हमेशा इनसाइड दी बॉडी होता है, लेकिन आखिर किसके लिए आउटसाइड दी बॉडी होता है, तो 22 का जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है वो जाने वाला है आपका एक बैंगल्स के लिए, यानी कि चूड़ी के लिए है ना। इसका जो होता है वो आउटसाइड दी बॉडी होता है सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत, 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है कि एक बिंदु, आपको पता है कि हम हर बार इंग्लिश में बताते थे, लेकिन बच्चों का इतना कमेंट आ गया कि पहले अब हमको हिंदी पढ़ने का आदत हो गया है ना, तो किसी को टेंशन नहीं लेना। कहता है एक बिंदु द्रव्यमान m किसी r त्रिज्या एवं द्रव्यमान m वाले गोलीय कवच जो कवच में जो है वो केंद्र जिसका r/2 दूरी पर स्थित है, कहता है कि बिंदु द्रव्यमान पर कवच द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप्स का है तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 0 हो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी न्यूमेरिकल, इसको भी छोड़ ही देता है ना, समय लग जाएगा इसमें बहुत ज़्यादा, इसको छोड़ते हैं अभी। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि स्ट्रेस इज अ डैश क्वांटिटी, स्ट्रेस जो है वो कैसा क्वांटिटी बताओ, वेक्टर है कि स्केलर है कि क्या है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ये एक तरह का टेंसर क्वांटिटी है ना, यानी कि ना ही स्केलर और ना ही वेक्टर, तो ऑप्शन नंबर 25 का क्या हो जाएगा बाबू हम लोग का सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि हुक के प्रत्यास्था के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, यदि प्रतिबल बढ़ता है यानी कि स्ट्रेस कहीं इंक्रीज करता है, तब प्रतिबल के विकृति का अनुपात होगा, यानी कि तब जो रेशियो होगा स्ट्रेस और स्ट्रेस के बीच में वो क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ लिक्विड ओनली एंड नॉट फॉर गैस, निम्नलिखित में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है लेकिन गैस से नहीं संबंधित है, तो इसका जो 27 का सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका सरफेस टेंशन। 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलियस थ्योरी कैन बी सीन इन, यानी कि बर्नौली के प्रमेय के अनुसार किसमें देखा जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 28 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायुयान के गति उत्पाथक में है ना, यानी कि डायनेमिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन में है ना, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कोई आदर्श तरल 2.5 सेंटीमीटर एवं 3.75 सेंटीमीटर व्यासों वाले दो भागों में बने वृत्तीय, इसका खैर ये न्यूमेरिकल इसको अभी छोड़ देते हैं ना, आगे आगे देख लेते हैं, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तीनों क्वेश्चन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी विशिष्ट उष्मा धारिता का जो विमीय सूत्र होगा, डायमेंशनल फार्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एकदम आपको याद कर लेना है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, m0 L² T-2 और K-1। कोई दिक्कत है, 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत बच्चे कमेंट क्या करते हैं ना, कहीं कहीं लिखा रहता है जैसे m0 है, L पर पावर 2 है, T पर पावर -2 है और K पर पावर -1 है। कभी कभी क्या होता है L पर 2 और T-2 लिखा रहता है, K पर पावर -1 है ना, तो बात सेम है, M पर पावर रहे या फिर ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सही, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत। कहता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि तापीय चालकता का विमेय सूत्र क्या होगा, तो इसको भी याद कर लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका MLT-3L-1। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी छोड़ ही देते हैं, नहीं छोड़ने दे क्या। कहता है एक वस्तु 7 मिनट में 7 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाती है, तो अगले 7 मिनट पश्चात ताप कितना होगा, है ना, तो ये पूछ रहा है, इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं आपको, है ना, इसको सॉल्व करेंगे बाद में। इसका हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 32 का हम लोग को क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किसके कंजर्वेशन के बारे में बताता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन, इसी का ना बताता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 33 को क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा ना, यानी कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके बारे में बताता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोलता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा 34 का सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी जो होगा बाहर ही नहीं निकलता है और नहीं अंदर आता है, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक कार्नेट इंजन 127 डिग्री तथा 27 डिग्री सेल्सियस से मध्य कार्यशील है, तो कहता है इसकी दक्षता ज्ञात कीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट बता देते हैं आपको, ठीक है, ये सॉल्व बाद में हम लोग करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी, वैसे ही पूछेगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने कहता है
कि डिफरेंस ऑफ Cp एंड Cv इज, तो आपको पता है कि Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है R, और ये मेयर्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। तो इसका सही आंसर बताओ 36 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है? यानी इसका डिफरेंस क्या देता है आपको R, यानी कि गैस कांस्टेंट। कोई दिक्कत? देखिए बहुत आसान है सब चीज़ें, फिजिक्स और केमिस्ट्री से आसान धरती में कुछ नहीं है। कब? जब तक ये भाई आपके साथ है। कहता है कि आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन आधे कर दिए जाते हैं, तो इसका ताप क्या हो जाएगा बताओ, इसका ताप क्या हो जाएगा जब इसका यहाँ पे जो दाब जो है वो कहता है कि निश्चित मात्रा के दाब, यानी कि इसका दाब और आयतन दोनों को आधा कर दिया जाता है, यानी कि इफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस का जो आपका टेम्परेचर है और यहाँ पे देखिए नहीं वॉल्यूम है और आपका प्रेशर है, दोनों हाफ कर दिया जाता है, तो इसका ताप पर, इसके टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो आप लोगों का 37 का सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका 1/4, यानी कि बिकम 1/4 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर से घटेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि व्हेन x इज द मीटर एंड एट टी इन सेकेंड, कहता है फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमको यहाँ से फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका हम अभी डायरेक्ट आंसर बताते हैं आपको, 38 का आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी 3.18 हर्ट्ज, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन बच गया। देखिए पता है थोड़ा स्पीड इसलिए चल रहे हैं ना क्योंकि अभी पता 8:30 बढ़ गया, और आज पता है वीडियो अपलोड करने में हमको समय इसलिए लग रहा है ना क्योंकि आज हमारे लॉज में रहते हैं ना, वहाँ पे लाइन ही नहीं है। पता है आपको मोबाइल हम चला रहे हैं, हमारा मोबाइल अभी मात्र 10% चार्ज है, लेकिन फिर भी आपको मोबाइल चला के हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। क्या कीजिएगा सर, आपके लिए तो इतना मेहनत करना पड़ेगा ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी, देखिए ये क्वेश्चन हम बहुत बार आपको करा चुके हैं। कहता है कि एक परिगामी तरंग जो है y बराबर इतना है द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो जहां x और y जो है वो मीटर में और जो y है वो t सेकेंड में है, तो कहता है कण का अधिकतम वेग क्या होगा। आपको बता चुके हैं कि जब भी वेग यानी v मैक्सिमम पूछेगा तो आपको हम पिछले वीडियो में बताएं कि क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ वाला t के बगल वाला और यहाँ पे साइन के बगल वाला को गुना कर देना है ना। वैसे हम पिछले वीडियोज में बाकी 3-4 वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन हम आपको बहुत बार करा चुके हैं। तो 100 पाई इंटू 10 कितना हो जाएगा बाबू, 1000 पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इसलिए इसको याद कर लेना। लास्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है डॉपलर प्रभाव लागू होता है, यानी कि दी डॉपलर इफेक्ट इज अप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि बहुत साउंड एंड लाइट वेव दोनों के लिए, साउंड वेव और लाइट वेव के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ध्वनि तथा प्रकाश दोनों के लिए, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, बाकी वेट कीजिएगा हर दिन 6:30 बजे। कोई दिक्कत